और मैं निवेदन करता हूं कामरेड दीपांजन वो कृपया मंच में आए और कामरेड दीपांजन के साथ मैं निवेदन करूंगा कामरेड नागराज आडवे, इंडियन क्लाइमेट जस्टिस दिल्ली, दीपांजन में क्रांतिकारी नौजवान सभा दिल्ली, ये दोनों साथी मंच पर तशरीफ लाएं और आप तालियों से इनका स्वागत करेंगे सभी सर। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं कुछ साथी एक जरूरी सूचना ध्यान से सुने सभी साथी। सभी संगठन के जो मुखिया नेता जहां बैठे हैं वो इस बात का गारंटी करें कि उनका कोई भी साथी बिना सूचित किए इस हाल से बाहर प्रस्थान नहीं करेगा। और पंजाब के इनकलाबी नेता पंजाब से जुड़े सभी साथियों से मेरी विनती है कि कोई भी साथी बिना बताए, बिना कारण बताए यहाँ से नहीं जाएगा। हम रात को भी जैसे माधुरी जी ने हमें सुझाव दिया है, हम कोशिश करेंगे 1-2 घंटा खाने के बाद बैठ करके इन सभी उठे हुए सवालों को कुछ हद तक इन पर बहस विचार करेंगे। कल शाम तक चलना और कल शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੂਰੋਜਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ भी साथी जा रहा है जाने की कोशिश कर रहा है ਉਹਦੀ तुरंत सूचना ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ मैं समय की लिमिटेशन करके ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ why the government not established the agricultural capital of now, why we need agriculture department or agriculture department in both states and centers, ये ਆਪਾਂ वैसे डिस्कस कर लेंगे अगली बार। मैं बेनती कर रहा, ध्यान दियो सारे, मैं बेनती कर रहा, मैं निवेदन कर रहा हूँ कामरेड दीपांजन फ्रॉम क्रांतिकारी नौजवान सभा दिल्ली, वो अपना भारतीय कृषि के क्षेत्र में आए जो बड़े बदलाव हैं उन पर अपना बात फोकस करने की कोशिश करेंगे। क्रांतिकारी नौजवान सभा दिल्ली से कामरेड दीपांजन। साथी मेरा, मैं हिंदी में ही अपना बात रखूंगा, हालांकि मेरा हिंदी बहुत ही खराब है, जैसे उसने बोला कि कलरफुल है, लेकिन जो स्पीच के साथ ये व्हाट्सएप का आयोजन किया गया है जिसमें अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अपना अनुभव रख रहे हैं, मुझे आशा है कि आप लोग ये सहन कर लेंगे। क्योंकि समय की पाबंदी है इसलिए हमने अपने पेपर में जो बात रखे हैं उसका कुछ मूल बिंदु ही यहाँ पर रखने का कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें भी मैं निश्चित हूँ कि बहुत बिंदु छूट जाएगा। शायद उसके बाद जब चर्चा होगा उसमें उसको वेरीफाई करने का मैं थोड़ा कोशिश करूंगा। तो हमारे पेपर में हमने जो पहलू पे मैं थोड़ा जोर देना चाहूंगा वो ये है कि अगर हम आज के भारत के कृषि संकट को समझने का कोशिश कर रहे हैं तो इससे बस हमें जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ही हमारे चर्चा को सीमित रखने से नहीं होगा, क्योंकि आज इंडियन एग्रीकल्चर क्राइसिस भारत के पूरे जो सामूहिक अर्थव्यवस्था है
उसके बहुत सारे पहलू से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर, और जिस बारे में चर्चा भी हुआ कि 1990s से जो नया उदारवाद वनीकरण की जो पॉलिसी लिया गया था, उसके साथ ये जो इंडियन एग्रीकल्चर क्राइसिस, एग्रीरियन क्राइसिस है, ये जुड़ा हुआ है। ये इसके जो डायरेक्ट इसके इफेक्ट है, इस बारे में चर्चा हुआ भी है कि कैसे जो सब्सिडी है पावर और फर्टिलाइजर में उसको विड्रॉ किया गया, कैसे जो किसानों को जो क्रेडिट मिलता था उसको विड्रॉ किया गया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फॉरवर्ड ट्रेडिंग का इंडियन एग्रीकल्चर क्राइसिस, एग्रीरियन कंडीशन के ऊपर, किसानों के ऊपर हमला हुआ, और कैसे देश की और विदेश की पूंजीपतियों के इंटरेस्ट में एसीजेट करने के नाम पे जमीन छीना गया, और कैसे इंडियन फार्मर को जो बहुत ही फंडेड सब्सिडाइज्ड जो फार्मिंग है उसके कंपटीशन में मार्केट को ओपन कर किया गया। लेकिन इसके साथ साथ इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नया उदारीकरण के दौर में पूरा इकोनॉमी का जो परिवर्तन हुआ, उसका जो टर्शियराइजेशन हुआ, उसका जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसका जो अनौपचारिकरण हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का बढ़ावा हुआ, और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हुआ, उससे लोगों का जो परचेजिंग पावर भी ये गिरावट आया, वो भी उसका जो इंटरनल मार्केट है वो सिकुड़ता गया, और ये भी एक तरह से इंडियन एग्रीकल्चर के क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है। तो ये सब चर्चा से ये निष्कर्ष आता है कि अगर कोई भी इंडियन एग्रीरियन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए सीरियस है, तो उसको ये सब पॉलिसी को भी एड्रेस करना पड़ेगा, इसका भी विरोधिता करना पड़ेगा, और पूरा इंडियन इकोनॉमी का जो चल रहा है सिस्टम, उसको विरोधिता करते बिना ये इंडियन एग्रीरियन क्राइसिस को ठीक से एड्रेस करना संभव नहीं है। लेकिन ये बात कहते हुए भी एक सावधानी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वामपंथी फोर्सेस है जिसका जो न्यायवाद है, इसका विरोधिता करते हुए एक गलती कर बैठते हैं। वो ये है कि वो बस न्यायवादी जो पॉलिसीज है उसको ही ये एग्रीरियन क्राइसिस के एकमात्र कारण के हिसाब से मानते हैं, और इसके और पूरा जो लड़ाई है उसको बस एक न्यूलिबरल एरा से उससे आगे का एक अच्छा कैपिटलिज्म के स्टेट फंडेड कैपिटलिज्म में जाने के लड़ाई में तब्दील कर देते हैं। तो इससे हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूलिबरलिज्म को कैपिटलिज्म से डीलिंग करता है, इसको इससे अलग करता है, और ये इसके लिए भी जरूरी है, जो बात इसमें भी आए थे कि ये जो पूरा ये इस लड़ाई में, इस अप्रोच में जो पूरा लड़ाई सीमित हो जाता है कि और भी ज्यादा सब्सिडी बढ़ना चाहिए फर्टिलाइजर में और बिजली में, और भी ज्यादा ये क्रेडिट देना चाहिए। एक तो है कि इससे एग्रीरियन क्राइसिस का पूरा समाधान नहीं है, दूसरी तरफ से बस ये बोलने से और फार्मर के लिए बोलने से और इसको डिफाइन नहीं करने से, कौन सा फार्मर के हम बात बोल रहे हैं, इससे बहुत बड़ी गलती होते हैं। बहुत बार ये लड़ाई में बस आता है कि फार्मर के लिए क्रेडिट देना चाहिए, फार्मर के लिए एमएसपी देना चाहिए, फार्मर की, तो हमें इसमें ये भी मानना पड़ेगा कि फार्मर में कुछ होमोजेनिटी नहीं है, फार्मर के अंदर भी अलग अलग वर्ग है। तो इस क्वेश्चन को अगर एड्रेस ना करें तो एक क्लास कोलैबोरेशन का काम होगा, और इसमें पूरा जो इंटरनेशनल जो कैपिटलिस्ट फार्मर्स है उसके साथ इंडियन बिग फार्मर का जो कंपटीशन है, बस उसमें उसका साथ देना पड़ेगा। जैसे कॉमरेड माथुर जी ने बोला था कि आज इंडियन जो फार्मर्स एसोसिएशन है उसमें ज्यादातर ये जो बिग फार्मर्स है वो हावी है, और जब जो सब्सिडी मिलता है, जो एमएसपी मिलता है, जो क्रेडिट मिलता है, उसका एक बड़ा अंश ही जाता है ये सब बिग फार्मर के पास। तो हम लोग जब ये डिमांड भी रखेंगे तो हमें वो क्लियर करना पड़ेगा कि हम ये डिमांड किसके लिए रखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया करना पड़ सकता है। वो क्राइटेरिया क्या होगा, वो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हो सकता है, तो लेकिन ये हमें करना पड़ेगा।
दूसरी बात यह है कि ये थ्योरेटिकल अप्रोच में ये लिमिटेशन भी है कि बस न्यूलिबरल पॉलिसीज को एग्रीरियन क्राइसिस के एकमात्र कारण के हिसाब से बोलने का कि ये न्यूलिबरल पॉलिसी के पहले भी जो इंडियन फार्मर्स के जीवन मतलब कभी भी कुछ अच्छा नहीं था, उसके साथ जो चीज हुआ है, ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस होने से जो चीज हुआ है और फ्यूचर में जो हो सकता है, जैसे जीएमओ क्रॉप्स के डेंजर के बारे में, इसके बारे में ये थ्योरेटिकल अप्रोच कुछ हमें इन्फॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ हम लोग एक हमारे पेपर के और एक बिंदु है उसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहेंगे। हमने हमारे पेपर में ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा ही चर्चा किया और खास करके उसके जो टेक्नोलॉजी है और उसके जो इकोनॉमिक इफेक्ट है और उसके जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और एनवायरमेंट के ऊपर और हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है उस बारे में भी थोड़ा चर्चा की। तो इसका इसमें हमारे कुछ अनुभव भी रहा है, ये कारण है। यहाँ पर कॉमरेड ऑब्जो बैठे हुए हैं, कॉमरेड कार्तिक बैठे हुए हैं, वो हमारे साथी हैं जो एक तरह से जो ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर है और ग्रीन रिवोल्यूशन के ऑल्टरनेटिव कुछ एग्रीकल्चर के बारे में प्रैक्टिकल काम किए हैं। तो आप लोग इसके साथ पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हैं इस बारे में। वो लोग एक बात आया था कि मतलब और इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। किसी ने एक जापानी साइंटिस्ट का बात बोला जो इसका ग्रीन रिवोल्यूशन का एक ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर की बात रखते हैं। तो हमें इंडिया में भी हमें जापान के साथ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस बारे में चर्चा किए हैं। इसमें एक था रिचार्डिया, तो कॉमरेड ऑब्जो रिचार्डिया सीड्स कंजर्वेशन फाउंडेशन का भी वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में मैं अभी बोलना चाहूंगा कि ये जो हम लोग जब ग्रीन रिवोल्यूशन का क्रिटिक करते हैं तो उसके पीछे हमारे सोच क्या है। तो इस बारे में एक क्रिटिसिज्म आ सकता है कि कोई भी वामपंथी ग्रुप के लिए, कोई भी रिवोल्यूशनरी फोर्सेस के लिए उसके चर्चा में तो केंद्र में सेंट्रल फोकस होना चाहिए वर्ग या क्लास। तो हम लोग जब उसके साथ साथ कोई ग्रीन रिवोल्यूशन के टेक्नोलॉजी के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, उसके इकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, उसके हेल्थ इंपैक्ट के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हम लोग क्लास क्वेश्चन को डायलूट नहीं कर रहे हैं? तो इस बारे में मैं 2-3 बात बोलना चाहूंगा। एक बात तो यह है कि हमें अगर इंडियन एग्रीरियन क्राइसिस को सही तरह से समझना है तो हमें इसमें क्या क्या परिवर्तन आए हुए हैं इस बारे में भी हमें बहुत सारे जोर देना पड़ेगा। एक बहुत लंबा समय तक इंडियन एग्रीकल्चर में एक लैंड का क्वेश्चन एक सेंट्रल मुद्दा था और ये लैंड रिफॉर्म को लेकर एक के बाद एक हीरोइक स्ट्रगल लड़ा गया था। तो इसमें ये बात था, मतलब इससे बहुत सारे कारण के लैंड रिफॉर्म का मुद्दे का ये बात भी था, अगर जो लैंडलेस है, जो टेनेंट है, उसको अगर लैंड मिलेगा तो उसका एक मतलब उसमें जो एग्रीकल्चर क्राइसिस है उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है और उसका एक सॉल्यूशन, इंडियन एग्रीकल्चर क्राइसिस का सॉल्यूशन उसमें ही छिपा है। अगर आज हम देखिए आज की परिस्थिति को लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन भी देखें कि इसके साथ और भी जो परिवर्तन आया है, जैसे कि पॉपुलेशन का जो मतलब इंडियन एग्रीकल्चर के पॉपुलेशन को जो प्रेशर बढ़ा है उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि जो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो गया है और कुछ लिमिटेड टाइप का जो लैंड रिफॉर्म भी हुआ है। इससे ये बात है कि अगर आज एक तरह से लैंड रिफॉर्म किया भी जाए तो उससे जितना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, अगर ये जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जो सरप्लस एक्सट्रैक्शन हो रहा है इनपुट के नाम पे, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का टेक्नोलॉजी के नाम पे जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसका अगर कोई बदलाव ना आए तो उसमें ये एक सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो अगर हम ये बदलाव को देखना चाहे तो इसमें जो प्रोसेस से ये सरप्लस एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए भी हमें
जो ग्रीन रिवोल्यूशन का टेक्नोलॉजी है उसको देखने का जरूरत है। और इसके साथ और एक क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि जो टेक्नोलॉजी है और ये रिवोल्यूशनरी कोई भी एंडेवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये टेक्नोलॉजी क्या एक क्लास न्यूट्रल कोई चीज है? मतलब ये लग सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है ये तो खुद ही कुछ अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, ये इसके ऊपर बस डिपेंड करेगा कि कौन सा क्लास उसको यूज कर रहा है। मान लीजिए आज कैपिटलिस्ट क्लास, उसके पास कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। अब कोई फैक्ट्री के बारे में ले लीजिए, तो वो अगर वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, लेकिन आज वो बस कैपिटलिस्ट के मुनाफे के लिए यूज हो रहा है। कल जब और कोई क्लास पावर में आएगा, मान लीजिए प्रोलेटारिएट आ गया, तो तब वही टेक्नोलॉजी को वो यूज कर सकता है एक दूसरे लोगों के जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए। तो हम अगर जो वर्ल्ड में रिवोल्यूशन के हिस्ट्री रहा उसमें देखे कि इस बात में कुछ प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी में ही जो कैपिटलिज्म में जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उसको रेडीमेड कोई भी दूसरा क्लास यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बनता ही है कोई पर्टिकुलर क्लास को सर्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए फैक्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजी बनता है, उस जो कैपिटलिस्ट के डेवलपमेंट साथ साथ जो टेक्नोलॉजी बना, उसमें ये बात छुपा है कि कैसे ये टेक्नोलॉजी जो वर्कर का कंट्रोल है, उसका जो स्किल है, उसको बाहर निकाला जाए और इसको एक क्लास ट्राइबल में एक तरह से यूज किया जाए इस टेक्नोलॉजी को वर्कर के बार्गेनिंग पावर के खिलाफ। ऐसे ही अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि अभी जो मॉन्सांटो जो टर्मिनेटर सीड ला रहा है, जो एक बार किसान उसको फसल होने के बाद उसको फिर यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या बस वही टेक्नोलॉजी को एक नया सोसाइटी में यूज कर सकते हैं? अभी का जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, पानी का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, जो फर्टिलिटी है जमीन का पूरा खत्म होते जा रहा है, और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, उसमें लोगों में कैंसर फैल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी इसी हिसाब से क्या हम एक नया सोसाइटी में यूज कर सकते हैं? आज बस कुछ कॉर्पोरेट के मुनाफा बढ़ाने के लिए लोगों में, और उसमें भी क्लास का क्वेश्चन है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं जो छोटे किसान, जो मार्जिनल किसान और जो लैंड लेबर है, उससे सबसे ज्यादा हेल्थ हैजर्ड्स हो रहा है। तो ये क्या एक क्लास एक्सप्लॉयटेशन नहीं है कि कुछ कॉर्पोरेट के फंडिंग के लिए कोई कैंसर में मर रहा है? इससे ज्यादा क्लास एक्सप्लॉयटेशन क्या हो रहा है? तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी के एड्रेस कर रहे हैं और कोई ऑर्गेनिक और ऑल्टरनेटिव फार्मिंग के बात बोल रहे हैं, उसके अंदर जो क्लास का क्वेश्चन है, जो बर्ड का क्वेश्चन है, वो वही मुख्य तरीके से है। और इसके मतलब ये आश्चर्य की बात ये भी है कि इंडियन जो लेफ्ट है, वो जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इकोलॉजिकल इंपैक्ट और उसके साथ जो क्लास का रिलेशन है, इस बारे में बहुत ही कम चर्चा होते हैं। दुनिया भर में जो लेफ्ट है, जो मार्क्सिस्ट है, इसके बारे में बहुत सारे चर्चा हुए हैं। और जो एनवायरमेंटलिज्म का डेवलपमेंट से बहुत पहले, मतलब हम लोग देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने खुद ही कैपिटल में ये बात रखा था कि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया था, जिसको मतलब मेटाबॉलिक क्रिटिक बोलते हैं, और जो पूरे दुनिया भर में मार्क्सिज्म में, सोशलिज्म में बहुत ही चर्चे का विषय है। उसका बात ये था कि कैपिटलिज्म गांव में और शहर के बीच में एक अलगाव पैदा करते हैं, एलिनिएशन करते हैं, जिसमें जो फसल बनता है वो होता है गांव में, वो गांव के मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो देता है। लेकिन कैपिटलिज्म में गांव से शहर में लोग जमा होते हैं मजदूर के हिसाब से बाकी काम करने के लिए, और उसमें वो लोग वहां पर उसको खाया जाता है, उसका कंजम्पशन होता है। इसलिए गांव की मिट्टी से जो मिनरल्स और बाकी चीज आता है वो शहर में जाके तो वो गांव की मिट्टी में वापस नहीं आता है। इसमें एक मेटाबॉलिक रिफ्ट पैदा होता है, और जो कैपिटलिज्म के अंदर एग्रीकल्चर का फर्टिलिटी क्या कम होता जाता है और इसमें क्राइसिस पैदा करता है। आज हम लोग अगर देखें कि ये थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, वो आज के एग्रीकल्चर क्राइसिस, पंजाब की बात हो रही थी, इसको समझने के लिए भी एक यूजफुल टूल है।
आज यूनेस्को का ये रिपोर्ट है कि 2020 में पूरा विश्व के जनसंख्या के आधा लोग इस्लाम में रहेंगे। तो ये जो गांव से शहर के लोगों को जाना और इसके एग्रेरियन क्राइसिस कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये बात कोई बस टेक्निकल बात नहीं है, इसके साथ कैपिटलिज्म, इसके साथ क्लास इंटीमेटली रिलेटेड है। तो ये बात बोलते हुए हमें एक सावधानी भी बरतना पड़ेगा। हम लोग जो जब बोल रहे हैं कि आज एग्रेरियन क्वेश्चन और कैपिटल आमने सामने खड़ा है, तो लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो आज के भारत की जो कैपिटलिज्म है उसका विशेषता भी है। मतलब इसमें कोई जैसे बात अभी भी आया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि क्या होना चाहिए, या मतलब कृषकों को उसका प्रोलेटारिएट होना ही एक नेचुरल प्रोसेस है। कॉमरेड मधु जी ने भी रखा कि मतलब कार्ल मार्क्स ने जो बात बोला था अभी उसको दोबारा सोचने का भी जरूरत है 19वीं शतक में। मैं थोड़ा हमली एक ही बात बोलना चाहूंगा इसके साथ जोड़कर कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है या यही नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा कुछ लिनियर कुछ कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स में भी नहीं था। मतलब मुझे जितना याद आ रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो रशियन जो वर्जन है उसकी इंट्रोडक्शन में मार्क्स ने ये पॉसिबिलिटीज भी रखे थे कि कभी जो कॉमन प्रॉपर्टी है किसानों का वो कैपिटलिस्ट रिलेशन में नहीं घुसकर भी सीधे सोशलिज्म में जा सकते हैं। अगर हम आज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम ये देखेंगे कि हम लोग बस यहाँ पर जो कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो विकसित देश का कैपिटलिज्म है उससे बहुत ही अलग है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के दायरे में हो रहा है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है ये यहाँ के नेचुरल रिक्वायरमेंट के बजाय बहुत ज्यादा हो रहा है कि जो इंटेलिजेंस फोर्सेस है उसके कैपिटलिज्म के इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर मतलब जो नेचुरल प्रोसेस का बात हो रहा था कि जो खेती गांव से लोग को नेचुरली प्रोलेटारिएट बनने का जो है ये प्रोसेस भी बहुत ही धीमे तरीके से हो रहा है। तो हम लोग जब ये ध्यान में रखेंगे तब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये बस इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है। अगर हम ये प्रोलेटारिएट हम ये मानते हैं कि प्रोलेटारिएट क्लास एक रिवोल्यूशनरी क्लास है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जब प्रोलेटारिएट और कैपिटल एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है तो उसका एक पॉलिटिकल टास्क है कि जो हमारे मित्र क्लास हो सकता है उसको पॉलिटिकली विन करना। हम बस इसे यहाँ पर किसानों को ये नहीं बोल सकते, छोटे और प्रांतिक किसानों को ये नहीं बोल सकते कि तुम हमारे मित्र हो इसलिए तुम हमारे साथ आओ। हम उसको जरूर बोलेंगे कि तुम्हारा आज का जो क्राइसिस है इसके लिए कैपिटलिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हें कैपिटलिज्म के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसका जो नीड है, उसका जो दुख दर्द है, उसको भी हमें और भी गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। कैसे हम मतलब अगर भारत की जैसे देश में जिसमें एक बड़ा आबादी किसान है और जिसका प्रोलेटारिएट होने का प्रक्रिया भी बहुत ही धीमी है, उसमें हमें ये क्वेश्चन को कैसे मजदूर वर्ग और मार्जिनल और छोटे किसानों के बीच में एक तरह के समझौता होगा, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करते बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में मेरा जो मतलब एक ही पॉइंट में बोलना चाहूंगा जो एक तरह से हमारे पूरे पेपर का एक फोकल पॉइंट भी है कि आज जो इंडियन एग्रेरियन क्वेश्चन है ये बहुत ही बाकी चीजों के साथ जुड़ता जा रहा है। ये जैसे हम लोगों ने रखा कि जो पूरा इकोनॉमी के साथ और भी ज्यादा जुड़ता जा रहा है, इसके साथ साथ ये जो एनवायरमेंटल क्वेश्चन है, जो इकोलॉजिकल क्वेश्चन है, जो हेल्थ क्वेश्चन है, जो विस्थापन की क्वेश्चन है, इस सभी के साथ जुड़ता जा रहा है। तो ये बात को हमें और भी गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। ये हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज भी ला रहे हैं। जैसे मतलब उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं कि अगर हम लैंड लेबर जो है उसको ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करेंगे तो उसका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म क्या होगा।
हम देख रहे हैं कि आज जो लैंड लेबर है, कल 6 महीने बाद कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, आज जो बंगाल में है, कल वो 2 महीने बाद वो हरियाणा में है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस, ये नया जो सिचुएशन है ये हमारे सामने ला भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मतलब कोई भी प्रॉब्लम जब होता है उसका तभी वो आता है जब उसका एक तरह से उसका मटेरियल कंडीशन, उसका सॉल्यूशन का वो सामने हाजिर होता है। इसका बहुत सारे ये नया सिचुएशन कुछ पॉसिबिलिटीज भी हमारे सामने लाकर रख दिया है। आज जो एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है ये बस एग्रीकल्चर में सीमित नहीं है, वो देश की फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ गया है, वो जुड़ गया है इकोलॉजिकल क्वेश्चन के साथ, वो जुड़ गया है हेल्थ क्वेश्चन के साथ। तो मैं माधुरी जी से सहमत होकर ये बोलना चाहूंगा कि आज ये एक पॉसिबिलिटीज भी आ गया है, कैसे जो एग्रीकल्चर एग्रीरियन क्राइसिस का क्वेश्चन में बाकी जो खेमे के लोग हैं, जो मेहनत कर जनता है, जो प्रोग्रेसिव सेक्शन है, उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, उसमें इसका एक तरह से सोल्यूशन है। इसका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म क्या हो सकता है, इसका डिमांड क्या हो सकता है, इस बारे में और भी गंभीर चर्चा होना चाहिए। लेकिन ये इस प्रॉब्लम को शायद ये एक हल हो सकता है। तो इसी ये बोलकर ही मैं मेरा वक्तव्य यहाँ कामरेड दीपांजन दिल्ली तो क्रांतिकारी नौजवान सभा के साथी ने जिन्होंने अपनी गलबात साझी की थी। कामरेड दीपांजन दिल्ली से क्रांतिकारी नौजवान सभा के साथी ने अपनी बात रखी। इन्होंने जितनी भी बात रखी क्लास एंगल से लेकर के आज की सिचुएशन को असेस करने की जो दृष्टिकोण होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं निवेदन करूंगा कामरेड नागराज जागवे, इंडिया क्लाइमेट जस्टिस दिल्ली से, कि वो अपनी बात हमारे से साझा करेंगे एनवायरनमेंट पर फोकस करते हुए। कामरेड नागराज जागवे 20 मिनट के लिए। मैं मुख्य बात जलवायु परिवर्तन, कि मैं जलवायु परिवर्तन नहीं, वैसे जलवायु संकट मानता हूँ, उस पर मुख्य बात रखूंगा। ऐसे हाल में हमने सबने देखा होगा कि चेन्नई में जो हाल हुआ पिछले 1 महीने पहले, तो तीव्रता से जो बारिश आई, इसके पहले 2 साल पहले उत्तराखंड में जो हुई थी और कई राज्यों से लोग गए थे, वहां पे इस तरह से जो तीव्र बारिश से जो वहां पे हाल हुई थी, उसका मैं मोटा मोटी उस मुद्दे पर मैं जिक्र करूंगा। 1 साल पहले मैं गया था सुंदरबन, जो कलकत्ता से रास्ता है। वहाँ पे एक रात को वहाँ पे जो लोग समुद्र पानी के अंदर आने से संकट महसूस करते हैं। तो एक रात हम लोग उनके घर पे, उस घर के दरवाजे के बिल्कुल बगल में 8 या 10 बोरे थे मिट्टी के। मैंने पूछा रहते कि वहाँ पे जब कहते हैं कि मानसून टाइम में जब समुद्र अंदर पानी आती है तो अपने दरवाजे के सामने वो मिट्टी के बोरे रखते हैं ताकि समुद्र के पानी घर के अंदर ना आए। अगले दिन सुबह हमने प्राइमरी स्कूल में गए थे, छोटे बच्चे 4वीं क्लास तक। मानसून टाइम में हर महीने 2 बार जो है उस पानी उनके स्कूल में घुसती है। ग्राउंड फ्लोर के 1.5 फुट के लेवल तक समुद्र की पानी घुसती है। आप सोच लीजिए, आप जहाँ बैठे हैं पे, सोचिए आपके पैर में 1.5 फुट का पानी हर साल होता है। उन दिनों में महीने में हर 2 बार उन महीनों में जो है स्कूल बंद होती है और इस इलाके में हजारों की तादाद में लोग उस इलाके से पलायन कर रहे हैं सालों से। छोटे किसान हैं और खेत मजदूर है, वो या तो कलकत्ता जाते हैं, सूरत जाते हैं, कहीं जाते हैं काम करने, क्योंकि जो है समुद्र में पानी आ रहा है और हर साल द्वीपों पे वो जो जमीन जो है वो थोड़ी कटती है कम होती जा रही है। ये लगभग 30 साल हो रहे कम से कम। बातें की क्यों हो रहा है, समुद्र पानी क्यों उठ रहे हैं, हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। और जो उत्सर्जन जो हो रहा है, मुख्यतः जो गैसों के अक्सर जो जिसका कारण एक तरह का गैस है, जो 2 मेन गैसें हैं जो हम लोग किसी भी कोयला गैस या के जलाने से जो एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको नहीं सूख सकते तो नहीं देख सकते।
लेकिन हर साल जो है 35 अरब टन उसकी उत्सर्जन होती है। और 18वीं शताब्दी से 1750 से लेकर अब तक 2 लाख करोड़ टन की उसकी उत्सर्जन हुई है। उसका लगभग 28% समुद्र में जाता है, 27% पेड़ों में, इससे समुद्र का पानी और एसिडिक होते जा रहा है। और बाकी जो 44% है, मैं 1750 की बात कर रहा हूँ, मोटा मोटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात, 44% जो है वो रहती है हमारी वायुमंडल में। और वो जो है मुख्यतः जो सूरज से जो विकिरण आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, और फिर जो हमारी पृथ्वी से निकलती है, वो गैस उसको तरह से ब्लॉक कर लेती है। अब समझिए जैसे कि ठंड के मौसम में महंगाई हो रही है, यदि हम हर साल जो है 35 अरब टन इस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन कर रहे हैं, अब ऐसे सोचिए जैसे हमने ब्लैंकेट को, हम अपने रजाई को और मोटे करते जा रहे हैं, और मोटे कर करके इसको और हम लोग इसको सोख रहे हैं, और गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक, और उस जो गर्मी का जो सोखना जो है उसका लगभग 90-93% समुद्र में जाता है, बाकी अलग अलग जो है पिघलती है, बर्फ पिघलती है, 90% समुद्र में जाता है। तो किसी पानी गर्म होता है तो कुछ समय के बाद वो ऊपर बढ़ता है, आप गैस पे रखिए वही होगा, सुंदरबन वही महसूस कर। जो ताप का जो अब तक जो औसत बढ़ा है वो लगभग 1 डिग्री बढ़ा है इस साल, मैं लेटेस्ट आंकड़े बता रहा हूँ। और अभी पृथ्वी का औसत जो है पहले 13.5 डिग्री हो गया था, मैं औसत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत का नहीं, पूरा औसत का। भारत का लगभग 0.7 डिग्री बढ़ा है, वो पूरी पृथ्वी का 1 डिग्री बढ़ा है, वो मोटा मोटी ग्लोबल वार्मिंग है। ये जो पूरे हम लोग पानी का गर्म होना, पूरे जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इतनी ऊर्जा हो रही है कि हर रोज आप हिरोशिमा के बॉम्ब के बारे में जानते हैं, हर रोज हम इतना ऊर्जा हम लोग इन गैसों से ट्रैप कर रहे हैं, हर दिन 4 लाख हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर, यानी हर सेकंड हम लगभग 4 बॉम्ब के बराबर उतना ऊर्जा लोग ट्रैप कर रहे हैं। वो ऊर्जा जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, ओशन में वगैरह जाती है। इस तरह से मौसम का जो बदलाव जो जिक्र अक्सर हुआ आज पूरे दिन, तो मोटा मोटी ये कारण है। इससे अलग अलग तरह के प्रभाव अलग अलग इलाकों में पड़ रहे हैं। यहाँ में जो संकट की बात हो रही है कृषि पर, इसे मेरी बात संक्षिप्त में केंद्रित करते हुए मैं कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, कुछ मैं चित्र दिखाऊंगा अलग अलग इलाकों का। लेकिन जो सबसे मुख्य बदलाव जो आ रहा है वो काफी स्पष्ट है कि मौसम में, बारिश में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे बदलाव जा रही है। पहली तरफ खाने, गुजरात में जैसे कि मानसून का एक शब्द है चौमासा, 4 महीने की बारिश होती है। आज कल पता ही नहीं चलता कि बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी, जब बारिश होना चाहिए तब नहीं आता, जब नहीं होना चाहिए तब आता है। मेरे गांव में जो कर्नाटक के उडुपी के पास है, तट के पास है, जहाँ मेरे चाचा चाची रहते हैं, वो 40 साल से कृषि कर रहे हैं। 2007 में पहली बार मैं बुजुर्गों से बात किया था, उस समय जब धान की वहां मुख्यतः ये धान थी वहां, तो धान की कटौती के समय में अचानक बारिश आ गई। तो मैं उनसे पूछा आपने इस तरह कभी देखा, और वो है 80 साल के। उन्होंने कहा कि इस तरह की बारिश इतनी तीव्रता से इतनी लंबे समय के लिए उन्होंने कभी महसूस नहीं की, और उससे जो धान का जो पैदावार हुआ उससे जो है लगभग जो अलग अलग कहते थे 30%, 40%, 50% कुछ लोग कह रहे थे कि उससे नुकसान हो। ये अलग अलग जगहों में सुनने आता है, अलग अलग गाँव में जब जाते हैं, अलग इलाकों में, जिनके में लोग ये कहते हैं कि ये बात शुरू में हम लोग ये बात महसूस करना शुरू किए थे 15 साल पहले, 20 साल पहले। ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है पिछले 30 साल हो रहा है अलग इलाकों में, लेकिन वो कहते हैं कि पिछले 4-5 से और तीव्रता से हो रही है और होते जा रहा है। जब नहीं होना चाहिए तो बारिश होता है, जब नहीं होना चाहिए, जब होना चाहिए तो नहीं होता, अलग अलग। दूसरी जो मुख्य जो हो रही है, मैं कहता हूँ कि ताप बढ़ रहा है। ताप का बढ़ने से डायरेक्ट मैं कहता हूँ, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अलग इलाकों में जो छोटे किसान हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो खेत मजदूर है, ज्यादा असर उन पे पड़ रहा है, बहुत स्पष्ट बात है। हम लोग कुछ साल पहले गुजरात गए थे, आदिवासी इलाका था, हम लोग औरतें की सारी औरतों के बीच में मीटिंग की थी। वो लोग कह रहे थे हमसे, आपका अभी समय आपको बात करना ही नहीं चाहिए, हम खेत में होने चाहिए, लेकिन हमारा कपास का तब था, लेकिन क्योंकि उस समय भी उस साल में इस तरह से बारिश हुई कि कपास का टोटल नुकसान हुआ, और हमने फिर कैलकुलेट किया कि उनका किस हद तक उनका नुकसान हुआ। हजारों की तादाद पे हर एक जो है खेत मजदूर उसका उस वजह से नुकसान हुआ उसका कपास। और दूसरी बात, अलग इलाकों में हम
दाहोद में गए थे, दाहोद में हमने ये सुनने को आया कि खेत में जो ओस है, ओस एक मुख्य स्रोत है मॉइस्चर का, ओस। लेकिन वहां पे 90 से ज्यादा प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास ओस के अलावा और कोई स्रोत है नहीं पानी का। तो गेहूं कपास का बिल्कुल जो पैदावार होता था बिल्कुल ठप हो गया था, और हजारों तारों में वहां से लोग पलायन कर रहे थे। समथिंग दैट वेरी फ्रॉम प्लेस आफ्टर प्लेस आफ्टर प्लेस। मैं अलग अलग जगहों पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी देश में कोई जगह बचा नहीं है जहाँ पे जलवायु परिवर्तन का अलग अलग तरह का प्रभाव और तीव्रता से बढ़ती जा रही है। एक शोध के मुताबिक जो अभी 3 महीने पहले छपा है, एक शोध के मुताबिक वो लोग 100 साल के आंकड़े 1901 से लेके 2011 से लेके बारिश के आंकड़े देखे, उसके मुताबिक इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान से लेके पंजाब से होते हुए सेंट्रल नॉर्थ प्लेन से पूरा इलाके में उस 100 साल के आंकड़े में पढ़ा है और शोध 10 और 20% पे बारिश कम हो रही है। ये मोटे मोटे आंकड़े हैं। कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं, राजस्थान में कुछ इलाके हैं जहाँ बारिश ज्यादा हो रही है, जहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मोटा मोटी 100 साल के आंकड़े हैं। और उसमें भी एक फर्क है, जैसे इस साल में उड़ीसा में एक जगह नबरंगपुर, इस साल में 1450 मिलीमीटर की बारिश हुई, लेकिन जब होना चाहिए तब नहीं हुआ। उस इलाके में जब बारिश होना चाहिए था वहां पे सूखा था, तो बिल्कुल एक नुकसान उस इलाके में। और एक जगह जहां औसत के ज्यादा जो इसमें बढ़ रहा है ताप, हिमालय रीजन में, यदि हम देखें कि भारत का औसत यदि 0.7 डिग्री है, तो हिमालय में मोटा मोटी 1.5 डिग्री, उससे जो है बारिश का पूरा ही बदलाव है। जो कुछ इलाकों में जो पहले बर्फ गिरती थी, बर्फ के बजाय बारिश गिर रही है। और पूरे हिमालय रीजन में जिस ऑल्टीट्यूड पे सेब वगैरह उगते थे या और फल या अलग अलग तरह के क्रॉप्स अब वो उगते नहीं, जैसे कि कुल्लू की वैली में 300 मीटर सेब उगता था कुछ साल पहले, बट नाउ इट डजंट ग्रो देयर एनीमोर, इट नाउ ग्रोज एट 2200 मीटर। It's happening all across the Himalayan range and for all kinds of species. दूसरा तरह का बदलाव जो हिमालय में दिखता है लेकिन और इलाके में दिखता है कि जो लीफे बर्ड ग्रोथ वगैरह की टाइमिंग की बदलाव है। मेरे गांव के आसपास आम के पेड़ की बात होती है कि आम के पेड़ एक समय पे लीफ इससे आता था, लेकिन अब आती नहीं, 2 महीने बाद आती है। उसका happening again in different parts of India, आम, figs across the Himalayan range, the time of the leaf and bud emergence. इसका गहरा रिश्ता कृषि पर भी है and also in yields of different kinds. और इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इतनी हमारी जो केंद्रित हम अपनी उपजाति पर करते हैं, but the effect of climate change is happening for hundreds of species across India. Just to give one example, जो तट के आसपास जो मुख्य 2 मच्छी की स्पीशीज है, सार्डिन्स और मैकरल, तो आयला बनाते हैं। एक समय में सिर्फ केरल के तट पर मिलते थे 25 साल पहले। अब क्योंकि समुद्र का पानी अब बहुत गर्म होते जा रहा है, वो दोनों मछलियां महाराष्ट्र का पूरा तट उन्होंने पार कर लिया, अब गुजरात के आसपास मिलते हैं। 650 किलोमीटर वो लोग ऊपर गए नॉर्थ। एक समय वो ईस्टर्न तट पे थे ही नहीं, but they are now found there. All of this has an impact on activity, on economic activity, on occupation, on livelihood. मेरा बात वो है। और ऐसे भी मछलियां हैं जो एक समय के बाद वो बिल्कुल गुजरात तट तक पहुंच गए। Where will they go? There are species that have reached the top of mountain ranges. Where will they go? Do you know how many species are facing extinction, for instance, in India? कितने ऐसे उपजाति हैं जो बिल्कुल एक तरह का संकट में है कि वो लोग they will not survive anymore. And what effect will that have on agriculture? मुख्य 2 बातें मैं जहां तक प्रभाव की बात करें, बाद में एक और बात रखूंगा कि एक नई चीज दिखने वाली जो पिछले 2 या 3 साल से दिख रहा है, तो नई बात है। अलग अलग कुछ साल पहले सुना था पंजाब में और फिर भोपाल के आसपास साथी बताए थे 7-8 साल पहले, लेकिन ये 3 साल से और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है ओले। अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि इतने बड़े ओले जो है हमने कभी पहले देखे ही नहीं इस तरह गिरना, और ये महाराष्ट्र में तो खरीफ का भी नुकसान हो रहा है और रबी का। और पहले 2013 में जब हुआ था
तो तब काफी छोटे इलाके में हुआ था, लोग कहते हो सकते हैं इत्तेफाक से हुआ। फिर 2014 में, तो 2014 में 6 राज्यों में 55 लाख हेक्टेयर में, और ये 2014 में था। और इस साल जो मार्च में 2015 की बात कर रहा हूँ, 2015 में 15 राज्यों के असर हुआ और 182 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ, खास करके गेहूं, ज्वार, अरहर वगैरह। इसमें मुख्य जो असर हुआ वो राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में था। जो 9 लाख हेक्टेयर सिर्फ यूपी में था, और बहुत ज्यादा तादाद में जो है इसका जो है कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा। और उसमें ये रिपोर्ट अभी आई है जो खास करके जो सुसाइड की बात हुआ है, इसका डायरेक्ट रिश्ता है। मेरी बात दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वर्ग का अटैक है, इट इज इन अ सेंस, इट इज deepening and worsening all the crises that we've been talking about all day. And the problem is that this is the new normal. जलवायु परिवर्तन is something जो 5 साल 10 साल की बात नहीं है. It's something that एक समय के बाद जो ताप जो बढ़ता है वो रहता है. यदि ताप एक डिग्री बढ़ गया है, so something that's going to stay for over 1,000 years. We need to understand that climate change is something that won't go away in 10 years, 15 years, or 20 years. It is effectively there forever. And then we need to think about how one can then respond. मुख्य जो है उसके में 2 समूह के ऊपर जो प्रभाव जो हो रही है, और मैं दोबारा मैं कहना चाहता हूँ ये भविष्य की बात नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ जो पिछले 20-30 साल से हो रही है और तीव्रता से बढ़ रही है। 2 समूह के मैं खास कर जिक्र करूंगा। एक तो जो गरीब औरत है, in my view, poor women are the largest single group already affected by climate change in this country. आप इराक के इलाके में देख लीजिए स्पष्ट, क्योंकि सारे काम लोग करते हैं, खेती का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, आप स्पष्ट है। हम लोग कुछ साल पहले बुंदेलखंड गए थे। बुंदेलखंड इसलिए गए थे क्योंकि मैं अखबार में जनसत्ता में यह था कि एक साल में वहां से 25 से 30 लाख लोगों ने पलायन करना पड़ा। एक रात हम लोग महोबा के स्टेशन में रुके। उस रात को उस स्टेशन के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लोग जो सो रहे थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, सूरत जाने के लिए, आगरा जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए वगैरह। और मुख्यतः दलित थे, खेत मजदूर थे और औरतें थे। और औरतें हम तो देख रहे थे कि जैसे उदाहरण देख रहे हो, जैसे कि हैंडपंप, वो बुजुर्ग औरतें उसमें काम कर भी नहीं पा रही थी पानी का निकालने, क्योंकि पानी इतना गिर गया था कि वो लोग प्रेशर आप करते रहो 1 घंटा लगा पानी को ऊपर आने के लिए। ये प्लेस आफ्टर प्लेस ये बात स्पष्ट है। गुजरात में हमने ये देखा, साउथ में हमने ये देखा है, उत्तराखंड में बात तो अक्सर बात आती है किस तरह से झड़ने का सूखने से जो है औरतों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरा मुझे लगता है जो एक समूह जिनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है वो है अलग अलग तरह के मजदूर, और खासकर खेत मजदूर। मैं गुजरात का ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आप जहां पे भी देखें, जहां पे कृषि के ऊपर एक वही तरह का प्रभाव जलवायु का पड़ा है, बेशक वो बुंदेलखंड में हो, बेशक इस साल में रबी के फसल हो, बेशक इस तरह की जो तीव्रता से बारिश आ रही है, चेन्नई में हो, उत्तराखंड में हो, अक्सर जो है केंद्र जो है शहर के ऊपर होता है, लेकिन हजारों की तादाद में ग्रामीण इलाके में भी इसका प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड में बात बहुत स्पष्ट है किस तरह की खेती के ऊपर जो है नुकसान हो, और एक बार नहीं होता, इस तरह के फ्लडिंग से जो है 1 साल 2 साल 3 साल लगता है वो खेती को रिवाइव होने के लिए। और शहरी इलाकों में भी जो असर ज्यादा पड़ रहा है इस तरह के इंटेंस रेंज से, उसमें भी जो जैसे बात हुई थी कि किस तरह से कृषि इलाकों से लोग पलायन करके आते हैं, और वहां पे जो ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो शहरी गरीब है। शहरी गरीब ऐसे हैं जो झुग्गी में रहते हैं। बॉम्बे में जो 2005 में जो बारिश हुई जिसमें 1000 लोग मरे थे, उसमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जो बॉम्बे के बस्ती में रहे थे, जिनका घर इतना कमजोर था कि वो बारिश को सह नहीं पाए। चेन्नई में ऐसे हुआ, जो अड़ियाल नदी के पास जो गरीबी शहरी गरीब रहते हैं उनका ज्यादा नुकसान हुआ। उत्तराखंड में जो 2013 में जो हुई थी वो इस तरह से जो पलायन करते हुए मजदूर थे, जो टूरिज्म ट्रेड में काम करते हैं, चाय के साथ जो काम करते हैं, जो टूरिस्ट को जो अपने कंधे के ऊपर चढ़ाते हैं। There is a deeply class basis to climate change. In different parts, and it is just starting. Climate change is a curve. It goes like this. We are at the beginning of that curve. We are only now just at 1 degree. जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ 1 डिग्री का इम्पैक्ट से मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं और जगह जिक्र कर सकता समय नहीं है।
अलग अलग लोग किस तरह से मछुआरे के, मैं मछुआरे से बात किया हूँ, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो कर्नाटक में मछुआरे से बात किया हूँ, तमिलनाडु में किया हूँ, तमिलनाडु में किया हूँ। अब कहीं भी जाइए आप किसी एक अलग अलग तरह की कहानियां आ रही हैं। और ये उसमें जो है सरकार ये कहती है कि इंडिया का पर कैपिटा एमिशंस लो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, सरकार कहती है कि प्रति व्यक्ति का एमिशन वो बहुत लो है, इसलिए हमें और विकास की जरूरत है। मैं कहता हूँ क्या इस तरह का विकास चाहिए? क्या हम यूरोप और यूएस जैसे जो है उन्हीं रास्ते में हम लोग जाएं जो अलग अलग तरह के संकट पूंजीवाद के सामने हैं, उसको भी हम लोग दोहराते रहेंगे? There is no such thing as a per capita in this country. It is simply hiding behind the poor. और दूसरी बात मैं केंद्रित करता हूँ पूंजीवाद, ये बात इस तरह के ऑडियंस को मुझे स्पष्ट कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली में पता नहीं कितने मीटिंग में जाता हूँ जहाँ पूंजीवाद के जिक्र होता ही नहीं। It's like elephant in the room. Central to the issue is the logic of growth and accumulation. Someone said a couple of years ago, if you don't want to talk about capitalism, don't talk about global economy. Class and capitalism are central to the issue somewhere, and the logic of growth and accumulation is central. जो आजकल कुछ बात हो रही है यूरोप में हो रही है, अभी देश में भी शुरू हो रहा है कि can we have an economy with zero growth? ये हो नहीं सकता. You cannot have a capitalism with zero growth. That's not possible. Growth is central to the issue. और भी बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। अभी पेरिस में एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ, WTO मीटिंग के पहले हुआ था, जो मैं मानता हूँ बिल्कुल एक तरह का विफल है। सरकार और कुछ NGOs हैं जो कहते हैं कि बड़ा सक्सेस हो। मेरे पास समय नहीं है ये बात को विस्तार रखने का, लेकिन माय व्यू पेरिस वाज अ कॉलोसल फेलियर। आई होप वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर, मे बी आउटसाइड, बट इट्स बीन प्रेजेंटेड एज अ सक्सेस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्पिन्स हैव बीन पुट ऑन व्हाट हैपेंड इन पेरिस। संक्षेप में मेरे समय का मैं 2-3 बातें रखूंगा जो लगता है कि थोड़ा सा मैं आगे किस तरह से बहुत हेजिटेटली मैं 1-2 बातें रखूंगा। एक तो ये बात कि अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में किसान कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इसके जलवायु परिवर्तन के जो बदलाव आ रहे हैं, कैसे जो हम लोग इसको किस तरह से हम लोग अडाप्ट करें। वो भी लगता है अलग अलग संगठनों को इसमें और शोर और दौर करने की जरूरत है। कुछ इलाकों में लोग बीज बदल रहे हैं, कुछ इलाके में बोने का समय बदल रहे हैं, सोइंग का जो टाइम, अलग अलग तरह के लोग प्रयत्न कर रहे हैं और कोई I think हमारा रोल बनता है to find out which of them works and which does not work. Because किसी आप प्रयत्न को यदि आप एक इलाके में यदि सफल रहा तो पूरा इकोलॉजिकल जोन में सफल रह सकता है, and the ecological zone can be quite big. It can stretch across hundreds of kilometers. So I think one is that. I think that kind of initial kind of work is necessary to find out what actually works. एक तो ये बात। दूसरी बात, अलग अलग मुद्दे की बात हो सकती है और कृषि की आज बहुत बात हुई, इससे मैं उस पर ज्यादा कहना चाहता, लेकिन लगता है जो जिस तरह से पानी के ऊपर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, और मैं कह रहा हूँ कि ये बात सेंचुरीज की है, तो लगता है मैं थोड़ा बड़ा सोच और काम पानी में समानता खास करके इक्विटी, जमीन के ऊपर संघर्ष बहुत हुआ है कमाल का पंजाब और कई इलाकों में और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी, उस तरह का मुझे लगता है हमें इम्पोर्टेंस पानी को देना चाहिए। एंड द क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी अराउंड वाटर, इंक्लूडिंग द लैंडलेस का हक बनता है। पानी यदि खास करके भूजल है, इट्स अ कॉमन, इट्स एवरीवनस राइट। आपके पास जमीन हो या ना हो, आपका हक बनता है कि पानी हो। कुछ संगठन है महाराष्ट्र में जो 25-30 वाले पानी में अलग अलग तरह के उन्होंने संघर्ष और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, छोटे नाम का क्या हो सकता है, किस तरह का इरिगेशन वगैरह, एंड ऑल्सो अबाउट कंजर्विंग वाटर। ये बात खास करके जो पंजाब में भूजल किस तरह से गिर रहा है उसमें एक बात बनता है कि किस तरह से ऑल्सो वी ट्राई टू कंजर्व वाटर इन डिफरेंट वेज। पानी एट द एंड ऑफ द डे आल्सो इज अ लोकल थिंग, कि किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह हो सकता है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात आखिरी में कहना चाहता हूँ, तो जस्ट वाइब्रेंट स्लाइटली हम लोग थोड़ा और ऊर्जा पे करें। आजकल एक बात हो रही है कि हमें किस तरह की ऊर्जा चाहिए। यदि आप सरकार की आप पॉलिसी नीति देखिए तो उन्होंने अभी पिछले महीने में उन्हें कार्यसंघ में उन्होंने पेश किया, उसमें बेसिकली इंडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंशन है कोयले का। वो सौर भी करना चाहती है, वो ये भी करना चाहती है, न्यूक्लियर भी करना चाहती है और कोयले भी करना चाहती है। तो अलग अलग तरह पे उस पर जो संघर्ष चल रही है अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स, अगेंस्ट कोल माइनिंग, अगेंस्ट हाफ सर्विंग कोल पावर प्लांट्स, पूरे तक पे जो है 4000 मेगावाट्स की यूएमपीपी आ रही है तमिलनाडु में, आंध्र में, राजस्थान में। तो इसमें अलग अलग इलाकों में संघर्ष बढ़ रहा है।
आई थिंक संगठन की ओर से मैं आई थिंक थोड़ा गौर करने की ये जरूरत है, बिसाइड्स द क्वेश्चन इक्वालिटी एंड सोशल रेवोल्यूशन ऑल्सो दिस, कि हमें किस तरह की ऊर्जा चाहिए। ऑब्वियसली लोग सोलर और विंड की बात करते हैं, पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कर्नाटक में बैंगलोर के 1-2 घंटे दूर एक इलाके है जहाँ पे 11,000 एकड़ खेतों किसान सुन लिया जा रहे हैं, 11,000 एकड़ फॉर सोलर पार्क। आपको यदि 1 मेगावाट चाहिए सोलर से तो 4 एकड़ की जमीन चाहिए। तो यदि आपको 2000 मेगावाट की आप सोलर पार्क बनाना चाहते हो, और सरकार की नीति में अभी 25 ऐसे सोलर पार्क से देश में लोग खड़ा करने वाले हैं, तो वो लोग 11,000 एकड़ वो लोग कब्जा करने वाले हैं। तो क्या हमें इस तरह के भी सोलर चाहिए, ताकि हम सोलर वहां से लोगों की जमीन पे सोलर पैदा करें और फिर हर एक 3 एसी, जो तीसरा एसी चलता है वो वहां भेजें उस ऊर्जा मेरे मन में विकेंद्रित होनी चाहिए। सोलर हो बेशक, मैं सोलर के पक्ष में हूँ, लेकिन विकेंद्रित हो हर एक बिल्डिंग में, हर एक कॉलेज में, हर एक सरकारी बिल्डिंग में और निजी घर में भी। हर एक निजी घर में होना चाहिए। भाई आप घर ही खड़ा कर रहे हैं तो उसका आपके टेरेस का जो है छोटा हिस्सा दीजिए उस सोलर के लिए। ये कुछ भविष्य में टेक्नोलॉजी है नहीं है, वैसे दिल्ली सरकार का एक फीड-इन टैरिफ है। मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न में ऐसे और बहुत प्रश्न है, ये बात सिर्फ एक 10 प्रश्न रखने का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इन तरह के प्रश्नों पर और गौर और चर्चा की जरूरत है। चर्चा सिर्फ आज खत्म नहीं होगी, एक तरह से चर्चा, मुझे बहुत खुशी की बात है कि जलवायु परिवर्तन का इस तरह के मीटिंग में इस तरह से आया। मैं मानता हूँ कि इसलिए आया क्योंकि और गंभीर होते जा रहे हैं, और ये बहुत स्पष्ट है पिछले 3-4 साल में। पिछले 3-4 साल में हर एक मौसम में, खरीफ हो या रबी हो, कहीं ना कहीं बड़े तादाद में नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है ये रिफ्लेक्शन है कि खुशी बात है, और चर्चा और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड नागराज अडवे, जिन्होंने साढ़े समाज ਨਾਲ जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिहदे पिछे जे जलवायु सम्मेलन भी होया पेरिस के अंदर, इस बार लाल परचम के अंक च मनदीप का लेख भी ਉਹਦੇ वो तुसी सारे पढ़ भी सकते हो। मैं धन्यवाद देता हूँ कॉमरेड नागराज को, जो उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से हमसे साझा की है। साथियों, 2 सवाल इस बीच मेरे पास पहुंच चुके हैं। यदि और किसी साथी का कोई महत्वपूर्ण सवाल है इन दोनों साथियों के लिए, तो वो 1 आधे मिनट में मेरे पढ़ते पढ़ते वो मेरे तक पहुंचा दे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। मैं समझता हूँ कि इसमें ब्रेक देना या कोई गीत का कार्यक्रम देना मेरे लिए संभव नहीं होगा। साथियों, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। दोनों प्रश्न दीपांजन से हैं। अगर क्रांतिकारी राजनीति को मजबूती से स्थापित करने पर प्राय वर्णवादी पहचान की राजनीति करने वाले आदि सुधारवादी ताकतों के जनता के आंदोलन से अलग हो जाने का खतरा हो, तो इस खतरे को उठाना चाहिए या नहीं? कि इनकलाबी सियासत ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਚ ਜਿਹੜੇ एनवायरमेंटलिस्ट ने ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ इकोलॉजिस्टां ने सानू कोई परवाह नहीं करनी चाहिए? अगला सवाल है, क्या पूंजीवाद के रहते पर्यावरण को, वातावरण को हो रहे नुकसान को रोका जा सकता है, या टेक्नोलॉजी का पूंजीपति वर्ग से संबंध को बदला जा सकता है? कि तकनीक के पूंजीवाद नाल या सरमाएदारी नाल संबंधां नूं बदलिया जा सकता है, या पूंजीवाद के चलदे जिहड़ा वातावरण नूं नुकसान हो रहा है कि उन्हें रोकया जा सकता है?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿਪਾਂਜਲ ਲਈ ਸੀ। ਦਿਪਾਂਜਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸਿਤ ਦਾ। Comrade Dipanjan, I agree with you that agrarian crisis can't be blamed only on new liberal policy. The previous system was also equally capitalist in the garb of Nehruvian socialism, but it can be ignore new neoliberalism altogether. So avoiding social democracy, what can be a broad outline for a revolutionary vision politics? कि मैं थोड़ी गल्लां नाल ते सहमत हां कि कल्ला नावधारवादी नीतियां ही इहदे लई जिम्मेवार नहीं ठहराईयां जा सकदियां जिहड़ा सिस्टम चल रहा है। पर जिहड़ा नेहरू दा समाजवाद सी वो भी इहदे लई जिहड़ा गुंजाइश समोई बैठा है कि जो साडे दा नीतियां लागू हो रही हैं कि सानू नवीं आधारवादी नीतियां नू समाजिक जनवाद दे चलदियां वड्डे चौकटे च रख के इहदे ते इनकलाबी सियासत किसान सियासत नहीं करनी चाहिए। ये कामरेड दिपांजन ने सवाल से। कामरेड दिपांजन, ऑर्गेनिक खेती क्या इस टेक्नोलॉजी में करना संभव है? कितना डीपली में करना पड़ेगा जो पूंजीवादी खेती से छुटकारा मिल सके? कामरेड दिपांजन, वो केड़े आधार हैं, वो कौन से आधार हैं जिनकी तब्दीली से, जिनमें परिवर्तन से भारतीय अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जा सके? वो कौन से बेसिस हैं जिनके आधार पर हम इंडियन इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करार दे सके, कह सके? जिस देश की खेती 65% बारिश पर निर्भर करती है कि क्या इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण माना जाए? अलग अलग Comrade Nagaraj, you mentioned about irregular range and LOU to farmers. Because of that, what are the other effects and global warming on agriculture? If possible, नागार्ज थोड़ा इसको क्लियर और ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, पेन ठीक नहीं। ओके, कामराज नागराज के लिए, क्लाइमेट चेंज seems inevitable within the capitalist system. Neither any national interest will bend before any climate crisis. It seems that limits of growth projection is going to be true. What do you think? जलवायु परिवर्तन आवश्यक है, लाजमी है। इस पूंजीवादी सिस्टम के चलते हैं कोई भी साडा कौमी हित इहदे मूहरे, इस क्लाइमेट क्राइसिस के मूहरे, जलवायु संकट के मूहरे नहीं झुकना चाहिए। इंज लगता है कि विकास का जिहड़ा बंदेज है वो इनू प्रोजेक्ट करने दे विच असमर्थ हो रहा है कि ये गल ठीक है, तुसीं किवें सोचदे हो? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और
इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की खोज, जैविक खेती में क्या वे सारे वही मुद्दे नहीं हैं जो एनजीओ उठा रहे हैं? पूंजीवाद के भीतर एक सोशलिस्ट एग्रीकल्चरल मोड तैयार करने को प्राथमिकता में लाना पूंजीवाद के प्रति भ्रम, इल्यूजन की उम्र लंबी नहीं करेगा? क्या यह क्लास स्ट्रगल से डाइवर्शन नहीं पैदा करता है? पूंजीवाद के भीतर कोई एलियन, अलग थलग, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली खेती का मॉडल संभव है? ये कुछ सवाल है। प्यारे साथियों, इन्होंने दोनों साथियों के 5-5 मिनट के जवाब देने तो बाद इन दोनों साथियों की ओर से 5-5 मिनट में 28 सवालों को संक्षिप्त में जवाब देने के बाद हमारा एक सेशन जो थोड़े समय का है वो हम इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कामरेड अमित वेस्ट बंगाल के हमारे साथी कामरेड बालाचंद्र उड़ीसा से, कामरेड बालाचंद्र ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा का पेपर का संक्षिप्त वर्णन 10 मिनट में आपके साथ में रखेंगे, और उत्तराखंड से कामरेड अमित कुमार इनकलाबी मजदूर केंद्र वो अपनी बात 20-22 मिनट में रखेंगे, और कामरेड अजैब सिंह वो 10-12 मिनट में अपनी बात रखेंगे। ये तीनों साथी थोड़े थोड़े समय में इन दोनों साथियों के जवाब के बाद अपनी बात खत्म करेंगे, और इस बहस के समापन पर हम लोग 10-12 मिनट 15 मिनट के लिए एक कल्चरल इवेंट भी आपके साथ साझी करेंगे, गीत संगीत भी होगा। मजदूर केंद्र उत्तराखंड से वो अपना पेपर भी रखने वाले हैं। सो मैं निवेदन करूंगा दोनों साथियों में से पहले कामरेड नागराज, आप जहाँ तक ग्रोथ की बात है, 2008 से लेके अब तक बिल्कुल पूरी दुनिया में गंभीर तरह का आर्थिक संकट चल रहा है। आंकड़े दिखाते हैं कि खास करके ग्रोथ 1750 से पहले लगभग 0 या 0.1% था। एक about 1000 years 1750 के बाद वो बढ़ता है, और खास करके 20वीं शताब्दी में और खासकर 1950 के बाद ग्रोथ के आंकड़े बढ़ते हैं। 4% होता है 1990 में, तब तक 3.5 तक हो जाता है। 2008 के बाद डेफिनेटली कम हो रहा है, और ये आर्थिक संकट गहरा है। डेफिनेटली 20 से आर्थिक संकट था, ग्रेट डिप्रेशन था, उसका डेफिनेटली उतना गहरा है। हम ये ना भूल जाएं कि जो 1920 में संकट था उसको इससे बाहर आने के लिए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जरूरत थी। We needed actually a war of that scale to come out of that kind of. अब अभी जो संकट चल रहा है, it's not really clear how long it will go. टॉमस पिकेटी के मुताबिक ग्रोथ चलता रहेगा for about 2.5%। लेकिन जहाँ तक बात क्लाइमेट चेंज, ग्रोथ और कैपिटलिज्म की बात है, जहाँ तक पूंजी है वो दो तकनीक कोशिश कर रही है। एक तो एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि हर एक यूनिट का जो हम लोग पैदावार जान इकोनॉमी की जब उसका कम ऊर्जा के इस्तेमाल करें, और दूसरा शिफ्ट रिन्यूएबल्स, जिससे भी वो मुनाफा कर रहे हैं बिल्कुल जो बड़े कंपनियां हैं। So capitalists trying these two things, but either of these are sufficient to definitely halt climate growth. Energy efficiency के बावजूद जो है emissions and all kinds of use of resources keep doubling. It's inevitable. So in a sense, both growth as well as climate change is central to capitalism. Central to a capitalist system that is premised on the use of an expanding resources. The problem is there. These two दोनों की जो उनकी कोशिश है energy efficiency और renewables, that will not solve the problem. तो संकट और गंभीर होता रहेगा. जहाँ तक limits to growth है, it's something that certainly एक तरह का कुछ लोग कहते हैं कि nature is not within the economy, economy is within nature. तो उस तरह का natural limits है अलग-अलग चीजों का. लेकिन कुछ साल पहले ये सोच था कि कुछ रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी हो रही है, खास करके तेल, जो कुछ लोग पीक ऑयल की बात कर रहे थे, वो अभी लग रहा है कि इतना जो है इतना क्लोज है ही नहीं।
क्योंकि खास करके जिस तरह से यूएस में जो ऊर्जा का जो मार्केट में बदलाव आया, खास करके शेल गैस और शेल ऑयल का, उसके अलग अलग बहुत गंभीर पर्यावरणीय उनके प्रभाव है. But there's no doubt that the world energy market has changed significantly. So one key resource which runs the world economy for the last 100 years is not as dire as we thought, because it's changed. And that partly explains why तेल का जो दाम जो कुछ महीने पहले तक $100 प्रति जो था उसका वो भी घट के हाल में लगभग 30 से कम हुआ है. It's not just it's partly because of a slowing economy, but also because there's a growth in all. So in that sense, it's something that is going to continue for a while. The limits of growth is something we won't face immediately. But central to the issue then would then be the ecological critique of capitalism. Capitalism के खिलाफ बहुत अलग-अलग तरह के critiques हो सकते हैं. But the ecological critique of capitalism becomes more and more central, it seems to me. And climate change से यही उदाहरण है. बहुत अलग-अलग तरह की ecological crises हैं. Loss of biodiversity, loss of species. तो जो अलग उपजाति का जो नुकसान और जो एक्सटेंशन चल रहा है, it's going to be several hundred times the average rate जो natural rate रहा है. So in a sense, it's certainly centrally located in a sense. So the ecological critique of capitalism and different approaches become really crucial. मैं निवेदन करूंगा कॉमरेड दीपांजन, वो भी 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे. एक दो क्वेश्चन एक साथ उसका जवाब देना कोशिश करूँगा. एक क्वेश्चन मतलब ऐसा आया है कि मतलब मुझे समझ में आया कि ये जो थोड़ा बाइक ऊपर लो जा. एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि ये जो इकोलॉजी एनवायरमेंटलिस्ट है उसके साथ ये मूवमेंट का क्या रिलेशन हो सकता है, और मतलब उसके साथ में जोड़कर ही बोलूँगा कि जो मतलब जो एनजीओस के बात आए हैं कि एनजीओस वाले भी ये जो आवाज देनी पड़ेगी आपको. एनजीओस वाले हैं वो भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात बोलते हैं या ऑल्टरनेटिव फार्मिंग की बात बोलते हैं, तो उसके साथ डिफरेंस क्या होगा. तो ये तो सही है कि आज जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है और बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसका जो बुरे असर है ये पूरे मतलब दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है. और इसलिए जो विकसित धनी जो लोग हैं वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं. मतलब आज दुनिया के 10 से ज्यादा देश हैं जिसमें 10% से ज्यादा जमीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है. इंडिया में भी बहुत सारे एनजीओस और अक्सर एनजीओस ही इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. लेकिन तो हमें तो यही सवाल पूछना है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मतलब हम ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इससे कोई मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है. ऑर्गेनिक फार्मिंग किसके लिए हो रहा है, किसको सॉल्व कर रहा है. ऑर्गेनिक फार्मिंग बस इसके लिए अगर हो कि वो बड़े बड़े विकसित देशों के धनी के लिए सप्लाई करे, तो इसके बारे में भी हमें सवाल उठना चाहिए. अगर ये लेबर फोर्सेस कुछ कर सकता है तो ये सवाल उठा सकता है. वो सवाल उठा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसके लिए होगा, इसको जो देश के जो मेहनतकश जनता है उसके हेल्प के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाए, उसके क्वेश्चन ला सकता है. और जो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी रखा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है उससे जो असर पड़ता है वो भी तो बर्ड के ऊपर डिपेंड करता है. सबसे अगर पेस्टिसाइड से सबसे ज्यादा असर पड़ता है किसके ऊपर पड़ता है, वो सबसे जो बड़ा बिग फार्मर है उसके ऊपर नहीं पड़ता है. उसका बहुत सारे प्रोटेक्शन रहता है. वो जो लैंड लेबर है, जो मार्जिनल किसान है उसके ऊपर पड़ता है. तो ये सब क्वेश्चन कौन ये एनवायरमेंटलिज्म के अंदर ला सकता है, वो भी एक तरह से जो लेबर फोर्सेस है वही ला सकते हैं. दूसरे एक क्वेश्चन आया है कि मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को कितने मतलब डेप्थ में किया जाना चाहिए, और इसके लिए
खेती क्या ये टेक्नोलॉजी संभव है, इतना डीपली ये करना चाहिए। तो मैं थोड़ा इसका उत्तर देने का कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये बात भी आया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या मतलब ये हो सकता है, मतलब देश का जो फूड क्राइसिस है उसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्या ये क्वेश्चन को ऑर्गेनिक फार्मिंग एड्रेस कर सकता है, और इसका मतलब इसका कोई सीमा है कि नहीं। तो इसमें मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ जो चर्चा में है भी, कि इसमें जो क्यूबा का एक्सपीरियंस रहा उसमें भी हमें थोड़ा मतलब हम लोग उससे भी कुछ क्लू मिल सकता है। क्यूबा को एक तरह से कुछ मतलब जो उसका जो पॉलिटिकल चेंज हुआ उसके ऊपर, जो इम्पोर्ट के ऊपर जो बैन हुआ, उससे उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना पड़ा। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग तो इसलिए हमारे पास जो एक्सपीरियंस मौजूद है, कैसे एक कंट्री मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को जोर देकर बस देश के जो फूड क्राइसिस है उसको एक हद तक सॉल्व करने का कोशिश कर सकता है। बस यही नहीं, मतलब इसको और भी बहुत सारे जो इफेक्ट है, जो हेल्थ के ऊपर क्यूबा का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इफेक्ट हुआ है, जो मतलब और जो ये जो छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए कैसे ये फायदेमंद है, तो ये सब चीज क्यूबा के एक्सपीरियंस से मिला। और एक बात भी मिला जो बात का जिक्र भी किया था, वो मास का जो मेटाबॉलिक रिच जिसके ऊपर बेस है कि ये गांव और शहर के बीच में जो एक एलिनेशन है, तो क्यूबा में और एक चीज भी किया जो है कि जो अर्बन एग्रीकल्चर मतलब जो एक तरह से क्यूबा का हवाना जो सिटी है उसमें बहुत ही मतलब लोगों के पर्सनल लोग बहुत जो उत्पादन करते हैं, तो इसका कुछ चीज शायद इस क्वेश्चन को अगर वो एड्रेस कर पाए तो हमें उससे मिल सकता है। तो दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि मतलब ये दो क्वेश्चन को मैं एक साथ जोड़ के, टाइम भी नहीं है, दो क्वेश्चन को एक साथ जोड़ के बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिस देश का पूरा कृषि 65% रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको क्या पूंजीवाद हम लोग मान सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि मतलब मैं मतलब इंडिया कैपिटलिज्म डेवलपमेंट का क्या बेस मान रहा हूँ। तो मुझे बस इसमें मतलब अगर बहुत ही ब्रीफ में बोलना है तो यही है कि मतलब ऐसे हम लोग एक या दो फीचर लेकर, जो बात मैंने भी रखा कि कैपिटलिज्म का भी अलग अलग फॉर्म अलग अलग जगह में होते हैं। मतलब ये बात भी पहले आया है कि जिस देश में इतना छोटे और मतलब इतना एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म डेवलपमेंट का तो एक फीचर ऐसा है कि उसमें एग्रीकल्चर का जो योगदान है लोगों का बहुत कम हो जाता है, और उसमें बहुत सारे लोग शिफ्ट हो जाता है इसमें इंडिया में। तो हमें लगता है हमें इसमें पैराडाइम तो हमारे सामने रहता है कि यही बस कैपिटलिज्म है। अगर हम एशिया के बहुत सारे कंट्रीज को देखेंगे, जो जापान को देखेंगे, उसमें अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। जापान में कैपिटलिज्म डेवलप है कि नहीं, इस बारे में कोई सवाल नहीं आते हैं। तो इसके मतलब इस बारे में विस्तार में चर्चा होना चाहिए, लेकिन मुझे बस यही करना है कि मतलब ऐसे एक दो फीचर्स जो हमारे सामने कुछ क्लासिक मॉडल जो है कैपिटलिज्म डेवलपमेंट, उसको देखते हुए हमें इसको ये नहीं करना है, हमें और भी इसको गहराई में जाकर कैपिटलिज्म के मतलब इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म के अंदर ही है, तो उसका कुछ स्पेसिफिसिटी है, उस बारे में चर्चा करने के लिए और भी बहुत टाइम की जरूरत है, तो हम अलग से कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद कॉमरेड दिवाकर। मैं दोनों साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी बात पूरी रखने की कोशिश की और उन सवालों को भी उन्होंने संबोधित किया। थैंक यू वेरी मच।